Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 15 January 2023. Let's begin today's MCQ class for upcoming nursing recruitment exams. First question is testis is measured from. अगर आपको किसी मेल गोनेड यानी टेस्टिस का मेजरमेंट करना हो, उसका साइज नापना हो, तो इसके लिए किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे आप? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी ऑर्काइडोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। टेस्टिस के साइज का मेजरमेंट करने हेतु किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि टेस्टिस को हम ऑर्किड के नाम से भी जानते हैं। अगर इनका हमें मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए ऑर्किडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली रिवाइज करेंगे। टेस्टिस जब बच्चा मदर के वुम्ब में होता है तो उस समय एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। जब बच्चे का भ्रूण के रूप में विकास हो रहा होता है, तब बच्चे में जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। और जब बच्चे की उम्र 33 सप्ताह की होती है, 33 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, तब राइट साइड ऑफ टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से निकलकर स्क्रोटम सैक में आता है, जहां पर वास्तविक रूप से स्क्रोटम पाए जाते हैं। 36 वीक का गेस्टेशनल एज होने पर लेफ्ट साइड का टेस्टिस भी डिसेंट होकर एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में पहुंच जाता है। मेल्स की बॉडी में टेस्टिस को बॉडी से बाहर स्क्रोटम सैक में क्यों रखा गया नेचर द्वारा, इसके पीछे एक रीजन है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए स्पर्म के प्रॉपर मैच्योरेशन और फॉर्मेशन हेतु स्क्रोटम सैक को बॉडी से बाहर रखा गया। और इस स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर हमारी बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री कम होता है, जो कि स्पर्म्स के मैच्योरेशन और प्रोडक्शन के लिए सही टेम्परेचर भी माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर डिलीवरी के बाद 36 वीक के बाद भी ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाए, डिसेंड डाउन नहीं हो पाए, स्क्रोटम सैक का असेसमेंट करने पर ये खाली मिले, तो इस कंडीशन को आप क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इस टर्म को बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर बच्चे का स्क्रोटम सैक एम्प्टी है, यानी वहां पर टेस्टिस मौजूद नहीं है, तो ये कंडीशन क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानी जाती है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम एक सर्जरी करते हैं, जिस सर्जरी के बाद स्क्रोटम सैक में एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को डिसेंड करवाया जाता है। इस सर्जरी को हम ऑर्किडोपैक्सी के नाम से जानते हैं, ऑर्किडोपैक्सी। टेस्टिस से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेल में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे टेस्टिस का एनलार्जमेंट। अगर किसी मेल चाइल्ड में टेस्टिस का एनलार्जमेंट शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब है कि उसमें प्यूबर्टी एज शुरू हो चुकी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अब डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर आपसे फीमेल्स के बारे में पूछ लिया जाए कि फीमेल में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे ब्रेस्ट बर्ड्स का एनलार्ज होना।
ब्रेस्ट बर्ड्स का साइज बढ़ना प्यूबर्टी का पहला साइन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट इज। एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन गैस का परसेंटेज कितना होता है, ये आपको बताना है। 40%, 30.93%, 20.93%, 50%। The right answer is option C, 20.93%। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन गैस होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेशन के बाद जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन के दौरान निकलने वाली एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो आप बताएंगे 16%। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। जब आप गैस को इन करके रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करके एक्सपायरेशन करते हैं, गैस बाहर छोड़ते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 16% होता है, 16% होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बताएंगे अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ये सभी चीजें प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम में पूछी गई हैं। नाइट्रोजन 78% हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड ऑफ कैन्यूला यूज्ड फॉर चिल्ड्रन इज। बच्चों के लिए किस कलर का कैन्यूला यूज किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। ऑप्शन ए ब्लू, बी पिंक, सी येलो, डी ग्रीन। द राइट आंसर इज येलो। बच्चों के लिए येलो कलर का कैन्यूला इस्तेमाल किया जाता है। आइए सभी कैन्यूला टाइप, कलर और उनके गॉज साइज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑरेंज कलर का कैन्यूला, इसका साइज 14 गॉज का होता है। फिर आता है ग्रे कलर का कैन्यूला जो कि 16 गॉज का होता है। फिर थर्ड नंबर पर आता है व्हाइट कलर का कैन्यूला जो कि 17 गॉज का होता है। फिर ग्रीन कलर का कैन्यूला 18 गॉज का होता है। और यहां से एक चीज पूछी जाती है कि ये कैन्यूला ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अगर आपको किसी क्लाइंट में ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना है तो उसके लिए ग्रीन कलर का कैन्यूला ही प्रिफर किया जाता है। 18 gauge size cannula used for blood transfusion। पिंक कलर का जो कैन्यूला है वो 20 गॉज का होता है। ब्लू कलर का कैन्यूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये 22 गॉज का होता है। येलो कलर 24 गॉज। और पर्पल या वॉयलेट कलर का जो कैन्यूला होता है, बैंगनी कलर का जो कैन्यूला होता है, वो 26 गॉज का होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग केयर फॉर क्रैक्ड निपल्स वुड बी। अगर किसी वुमेन के अंदर निपल्स क्रैक्ड हो जाते हैं तो उसकी केयर के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए अप्लाई क्रीम, ऑप्शन बी
keeping the nipple covered with warm and moist pack, आप निपल्स को वार्म और मॉइस्ट पैक से कवर करके रखेंगे। ऑप्शन सी, गिविंग बॉटल फीड, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाकर बॉटल फीड करवाया जाए। ऑप्शन डी, एक्सपोजिंग द निपल्स टू एयर एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके निपल को एयर एक्सपोजर देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली वुमेन्स में यदि निपल्स क्रैक हो जाते हैं तो उसकी केयर के लिए कौन सा नर्सिंग एक्शन सबसे सही माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिएगा, अगर क्रैक्ड निपल हैं, निपल्स फट चुके हैं, तो उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा एयर एक्सपोजर देंगे ताकि वो ड्राई रहे और उनमें हीलिंग जल्दी से जल्दी हो सके। अगर आप वहां पर क्रीम अप्लाई करते हैं या फिर उसे कवर्ड रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं यानी गीला रखते हैं, तो ऐसा करने से निपल्स के ऊपर और ज्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है या फिर क्रैकिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ना तो वहां हमें क्रीम अप्लाई करनी है, ना ही मॉइस्ट पैक लगाने हैं। अगर आप निपल क्रैक होने पर बॉटल फीड करवाते हैं तो इससे बच्चे की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सपोज कीजिए निपल को ज्यादा से ज्यादा एयर में ताकि हीलिंग प्रॉपर हो सके, निपल्स ड्राई रहें और उनमें फर्दर इन्फेक्शन ना डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, LBW यानी कि लो बर्थ वेट बेबी किसे कहा जाता है? लो बर्थ वेट बेबी, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना हो कि हम उसे लो बर्थ वेट बेबी कह सकते हैं? यस, अगर जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 केजी से कम हो तो ये लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। अगर वेरी लो बर्थ वेट बेबी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? यस एग्जैक्टली, अगर बच्चे का वजन जन्म के समय 1.5 केजी से कम हो तो ये कंडीशन वेरी लो बर्थ वेट कहलाती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसे कहा जाएगा? परफेक्ट। 1 केजी से यदि बच्चे का वजन कम है तो ये एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज कहलाएंगे। नॉर्मल बच्चे का वजन जन्म के समय होता है 2.5 से 3.5 केजी यानी 2.5 से 3.5 किलो का अगर बच्चा है तो ये नॉर्मल वेट माना जाएगा। और अगर बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 केजी से कम है तो ये लो बर्थ वेट बेबी है। 1.5 किलो से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी है और 1 किलो से कम है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है ये। Next question is, what is the normal color of amniotic fluid when the bag of water ruptures? प्रेगनेंसी के दौरान मदर के यूट्रस में बच्चा जिस सैक या थैले के अंदर मौजूद रहता है उसके चारों ओर पाया जाने वाला लिक्विड यानी एमनियोटिक फ्लूइड किस कलर का होता है, ये आपको बताना है। क्या ये कलरलेस होता है यानी क्लियर कलर का होता है? क्या ये ग्रीनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है या फिर गोल्डन कलर का होता है? डायग्राम के थ्रू समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी है और इस बेबी के चारों तरफ ये लिक्विड भरा हुआ है।
इस लिक्विड को ही एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर बच्चे मदर के एब्डोमेन पर किसी भी प्रकार की चोट लगे तो वो चोट बच्चे तक ना पहुंचे, इसलिए ये लिक्विड यहाँ मौजूद होता है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और जैसे ही बच्चे के डिलीवर होने का समय आता है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और वेजाइना से ये सारा लिक्विड बाहर की तरफ निकल जाता है। आपको बताना है कि इस लिक्विड यानी एमनियोटिक फ्लूइड का परफेक्ट कलर कौन सा होता है, नॉर्मल कलर कौन सा होता है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये कलरलेस होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर देखने को नहीं मिलता। एमनियोटिक फ्लूइड अपने आप में लगभग सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए इस टॉपिक से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक चीजों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट प्रेगनेंसी के अलग अलग टाइम पीरियड पर कितनी होती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब बच्चा 12 सप्ताह का होता है यानी 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, तो उस समय कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो आप बताएंगे 50 ml। 16 सप्ताह पर 100 ml, 20 सप्ताह पर 400 ml और 38 वीक पर 800 टू 1000 ml। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि टर्म प्रेगनेंसी होने पर यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह के पीरियड में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना होता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं 800 से 1000 ml। और इस चीज को आप जरूर याद करके जाइएगा, ये चीज यहाँ से सबसे ज्यादा पूछी जाती है। टर्म प्रेगनेंसी के बाद जैसे जैसे अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है तो इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में ये 200 ml तक रह जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को किस प्रकार से मापा जाता है। मदर के यूट्रस में कितना एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है, इसे आप किस प्रोसेस के द्वारा नाप सकते हैं, तो आप बताएंगे इसके मेजरमेंट के लिए हमें वुमेन की सोनोग्राफी करवानी पड़ती है और सोनोग्राफी के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसे आप शॉर्ट में AFI प्रोसेस कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को मापने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नाम का टेस्ट करवाया जाता है, जो कि सोनोग्राफी की मदद से परफॉर्म किया जाता है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में AFI इंडेक्स यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से 25 के बीच में है तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में AFI इंडेक्स 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच है, 5 to 25 सेंटीमीटर्स के बीच है, तो ये नॉर्मल माना जाएगा। अगर किसी वुमेन के अंदर AFI इंडेक्स 5 से कम हो जाए तो इसका मतलब है कि उस प्रेग्नेंट वुमेन में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम है, जो कि एबनॉर्मल मानी जाएगी। और इस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रेमनियोस के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में यदि मदर के वुम्ब में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाए तो इसे आप ओलिगोहाइड्रेमनियोस कंडीशन के नाम से जानते हैं और ये टर्म प्रीवियसली पूछी गई है। अब अगर किसी में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आता है तो इसका क्या मीनिंग है। इस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रेमनियोस या हाइड्रेमनियोस के नाम से जानते हैं और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लगभग 2 लीटर से ज्यादा होती है। 2000 ml से ज्यादा या 2 लीटर से ज्यादा यदि एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है तो इसे हम पॉलीहाइड्रेमनियोस कंडीशन कहेंगे और इसके होने पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगा आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड के बाद हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के डिफरेंट कलर्स और उससे क्या प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं इसके बारे में।
देखिएगा, ये स्लाइड भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कलर क्या होता है और एबनॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड किस किस कलर का होता है और किस कलर के साथ क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, ये यहाँ डिस्कस करेंगे। और इस टेबल से जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे लगभग सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये। नॉर्मल की बात करें तो कलरलेस होता है, क्लियर होता है, हमने इस चीज को भी डिस्कस किया। ये पॉइंट आपका यहां से कवर है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में डिलीवरी के समय ग्रीन कलर का यदि एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है तो इसका मतलब है बच्चे ने अपना पहला स्टूल, जिसे आप म्यूकोनियम कहते हैं, वो वुम्ब में ही पास कर दिया है। और अब ये जो म्यूकोनियम है ये बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, बच्चा इसे स्वेलो कर सकता है। और जब भी ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड मिले तो इसका मतलब है बच्चा मुसीबत में है, फीटल डिस्ट्रेस में है। नेक्स्ट, अगर एमनियोटिक फ्लूइड रेड कलर का है तो इसका मतलब है कि बच्चे को किसी प्रकार का ट्रॉमा हो चुका है, किसी प्रकार का प्रोसीजर के दौरान चोट लगी है उसे, जिसके कारण वहां ब्लीडिंग हो रही है। रेड एमनियोटिक कलर ब्लीडिंग या हेमरेज को बताता है। नेक्स्ट, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सैफरॉन कलर का हो, यानी हरा और पीला, ग्रीनिश येलो हो, सौंफ के कलर का हो, तो इसका मतलब है कि ये पोस्ट मैच्योरिटी को बताता है, यानी बच्चा काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है, पोस्ट मैच्योरिटी कंडीशन को ये बताता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन हो तो इसका मतलब है कि बच्चे को आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हो चुकी है। गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आर एच इनकम्पैटिबिलिटी को बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट हम बात करते हैं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन या टोबैको कलर का हो तो इसका मतलब है कि बच्चे की यूट्रस में डेथ हो चुकी है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड डार्क टोबैको कलर का हो, गहरे भूरे रंग का हो, तो इसका मतलब है बच्चे की यूट्रस में डेथ हो चुकी है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, population criteria for PHC is, अगर किसी जगह पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन करना हो तो उसके लिए मिनिमम कितनी आबादी का वहां मौजूद होना आवश्यक माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, हिली, ट्राइबल या डिफिकल्ट एरियाज में 20,000, और प्लेन एरियाज यानी मैदानी क्षेत्रों में जहां आसानी से पहुंच सकते हैं वहां 30,000। हिली एरिया 25,000, प्लेन एरिया 20,000। हिली एरिया 20,000, प्लेन एरिया 25,000। नेक्स्ट, हिली एरिया 30,000 और प्लेन एरिया 20,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग राजस्थान CHO एग्जाम। Yes, exactly. The right answer is ऑप्शन ए। अगर आपको एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन करना है तो उसके लिए हिली एरिया, डिफिकल्ट एरिया के अंदर 20,000 की मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। और अगर प्लेन एरिया के अंदर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने जा रहे हैं तो कम से कम वहां 30,000 लोग रहने चाहिए। इतनी आबादी होने पर ही आप PSC खोल सकते हैं। अगर सब सेंटर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी आबादी पर सब सेंटर खोला जा सकता है, तो हिली, डेजर्ट और डिफिकल्ट एरियाज में जहां पहुंचना मुश्किल है वहां 3,000 की आबादी पर आप एक सब सेंटर ओपन करेंगे। और प्लेन एरियाज में, मैदानी क्षेत्रों में जहां आसानी से आप जा सकते हैं, वहां 5,000 की आबादी पर एक सब सेंटर ओपन किया जाता है। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी आबादी पर खुलता है, तो याद रखिएगा, हिली, ट्राइबल, डेजर्ट, डिफिकल्ट एरिया 80,000 मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। और प्लेन एरियाज के अंदर, इजी टू रीच एरियाज के अंदर 1,20,000 की आबादी होने पर हम कम्युनिटी सेंटर
खोल सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डिगॉक्सिन टू एन इन्फेंट दे शुड चेक। अगर किसी इन्फेंट में डिगॉक्सिन मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी हो तो आप किस चीज का असेसमेंट करेंगे? ऑप्शन ए, एपिकल हार्ट रेट फॉर 1 मिनट। ऑप्शन बी, एपिकल हार्ट फॉर 30 seconds, apical heart rate for 15 seconds, apical heart rate for 2 minutes. Important question, डिगॉक्सिन ड्रग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको 1 साल से कम उम्र के बच्चे में डिगॉक्सिन ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना हो तो आप एपिकल हार्ट रेट को कितनी देर तक चेक करेंगे? एपिकल हार्ट रेट को चेक करने के लिए आप लेफ्ट इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखते हैं और फिर यहां से हार्ट बीट को सुनते हैं। कितनी देर तक आप इस हार्ट बीट को कैलकुलेट करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इन्फेंट में डिगॉक्सिन मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले पूरा 1 मिनट तक हमें हार्ट रेट को कैलकुलेट करनी चाहिए, हार्ट बीट को काउंट करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। डिगॉक्सिन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर किसी पर्सन में आप डिगॉक्सिन ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको 1 मिनट तक पल्स का असेसमेंट करना जरूरी है। अगर अडल्ट पर्सन में हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो आप उसे कभी भी डिगॉक्सिन ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। अगर बच्चे में डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर करना है तो उसकी हार्ट रेट 70 या इससे कम नहीं होनी चाहिए। और अगर इन्फेंट में डिगॉक्सिन ड्रग एडमिनिस्टर करना है तो उसकी हार्ट रेट 90 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहां बताई हार्ट रेट से कम हार्ट रेट होने पर डिगॉक्सिन मेडिसिन एडमिनिस्टर की तो इस ड्रग के इफेक्ट के कारण पर्सन की हार्ट रेट और ज्यादा कम हो जाएगी और इसके कारण पर्सन की डेथ तक हो सकती है। डिगॉक्सिन ड्रग जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो इस मेडिसिन के इफेक्ट के कारण हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन पावर होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन हार्ट रेट जो होती है, हार्ट बीट का जो काउंट होता है वो कम होता है। और अगर पहले से ही पर्सन में हार्ट रेट कम है तो इस दवा को देने से और ज्यादा हार्ट रेट कम हो जाएगी, हार्ट बहुत ज्यादा धीमे धीमे धड़केगा और इससे क्लाइंट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सो नेवर ever give digoxin if the adult have less than 60 beats per minute, children having less than 70 beats per minute, and infant having 90 less than 90 beats per minute. Always remember all these things. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिगॉक्सिन ड्रग किस कंडीशन में दी जाती है। डिगॉक्सिन ड्रग डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड ग्रुप की मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर और एसवीटी कंडीशन में दिया जाता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिगॉक्सिन ड्रग का नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है तो आप बताएंगे 2 mg पर ml से कम। यानी कि अगर ब्लड के अंदर डिगॉक्सिन मेडिसिन का लेवल 2 mg पर ml से कम है तो इसका मतलब है कि ड्रग अपना इफेक्ट अच्छे से दिखाएगी और इसकी टॉक्सिसिटी भी डेवलप नहीं होगी। अगर किसी वजह से इस ड्रग का लेवल ब्लड में 2 mg पर ml से ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसका टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है।
ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the temperature and duration required to kill spores in an autoclave। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। स्टरलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि किसी भी इक्विपमेंट को क्लीन करना। अब आपको बताना है कि ऑटोक्लेविंग प्रोसेस के दौरान मशीन में कितना टेम्परेचर और कितने मिनट के लिए सेट किया जाता है कि परफेक्ट स्टरलाइजेशन हो सके, यानी उस आर्टिकल में मौजूद सभी स्पोर्स भी किल हो जाएं, सभी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं। आपके ऑप्शंस हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 मिनट्स, ऑप्शन बी 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 मिनट्स, ऑप्शन सी 121 degree centigrade for 12 minutes. Option D 160 degree centigrade for 12 minutes. Important. Yes, आप बिल्कुल सही हैं। Option C is absolutely correct here. हमेशा याद रखिएगा, ऑटोक्लेव के अंदर जब भी आप ऑटोक्लेव करें तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, और ड्यूरेशन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 15 मिनट्स के लिए। ये हो गया आपके टाइम। और एक चीज और यहां से पूछी जा सकती है कि प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है ये भी आप बताएं। यस, वेरी गुड, 15 LBS। यानी कि ऑटोक्लेव मशीन जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें स्टरलाइजेशन के लिए 121 डिग्री टेम्परेचर सेट करेंगे, 15 मिनट के लिए उसे ड्यूरेशन सेट करेंगे, और प्रेशर वहां पर 15 LBS रखा जाएगा। LBS का मतलब होता है पाउंड, और 1 kg में लगभग 2 पाउंड के इक्वल होता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a non-absorbable suture? इनमें से नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल कौन सा है? विक्राइल, पॉलिस्टर, क्रोमिक कैटगट, मोनोक्राइल। जब कभी भी किसी पर्सन को इंजरी हो जाए या सर्जरी की जाए तो उसके बाद ओपन वुंड को, खुले घाव को वापस से बंद करने के लिए स्टिचेस लगाए जाते हैं, टांके लगाए जाते हैं, और उसमें जो धागा इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सूचर कहते हैं। सूचर्स दो प्रकार के आते हैं, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर और एक होता है एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वो सूचर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में घुल नहीं जाते, यानी कि ऐसे टांके जिन्हें लगवाने के बाद कुछ दिनों बाद अस्पताल जाकर इन्हें वापस हटाना होता है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के सूचर वो सूचर्स होते हैं जिन्हें एक बार लगाने के बाद निकलवाने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना होता। ये हमारी बॉडी के एंजाइमेटिक एक्शन के कारण बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, शरीर में ही घुलकर खत्म हो जाते हैं। यहां पर आपसे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का टाइप पूछा जा रहा है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। पॉलिस्टर जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का एक टाइप है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल के अंदर हमने एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लिखे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इनके अलावा कई और टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्टली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स की बात करेंगे। इसमें पॉलीगैलेक्टिन, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, कैटगट क्रोमिक या इसे क्रोमिक कैटगट कह सकते हैं, ये आपका शिप इंटेस्टाइन से प्रिपेयर किया जाता है। इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज को भी प्रीवियसली कई बार पूछा गया है। शिप इंटेस्टाइन यानी कि जो शिप होती हैं, भेड़ होती है, उसकी आंतों से इस सूचर को तैयार किया जाता है और ये सूचर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, घुल जाता है, इसे निकलवाने की जरूरत नहीं होती। और लास्ट में है पॉलीग्लाइकैप्रोन। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स की यदि बात की जाए तो सबसे पहला टाइप है पॉलीप्रोपाइलीन, फिर आता है नायलॉन या पॉलीमाइड, फिर आता है सिल्क, फिर आता है पॉलिस्टर और फाइनली आता है स्टील। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किस पर्पस से किया जाता है? क्लेफ्ट लिप, imperforate anus, tracheoesophageal fistula, congenital heart failure। important question। यस, एक्सीलेंट गाइस। अगर किसी बच्चे में क्लेफ्ट लिप कंडीशन है, यानी कि जन्म के समय उसका जो लिप है वो प्रॉपरली बना हुआ नहीं है, तो उसे रिपेयर करते समय रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी बच्चे में क्लेफ्ट लिप कंडीशन है और इस बच्चे में यदि आप इस क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करने जा रहे हैं, तो सर्जरी से पहले रूल ऑफ 10 का चेक किया जाता है। रूल ऑफ 10 होता क्या है, इसे जान लेते हैं। टू चेक रेडीनेस ऑफ इन्फेंट फॉर सर्जिकल रिपेयर फॉर क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करवाने की जो सर्जरी होने वाली है, बच्चा इस सर्जरी को करवाने के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट रूल ऑफ 10 के द्वारा किया जाता है। क्लेफ्ट लिप सर्जरी बच्चे में की जा सकती है या नहीं, इस चीज को कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए कुछ चीजें बच्चे की बॉडी में चेक की जाती हैं। इसे ही हम रूल ऑफ 10 के नाम से जानते हैं। अब रूल ऑफ 10 में हम क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहली चीज चेक करते हैं बच्चे का वजन। अगर बच्चे का वजन 10 पाउंड है, 10 एलबीएस है, तो इसका मतलब है हम बच्चे में सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चे की उम्र 10 वीक होनी चाहिए, यानी कि करीब 2.5 महीने होनी चाहिए। बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम होना चाहिए और बच्चे में डब्ल्यूबीसी काउंट 10,000 से कम होना चाहिए। अगर ये सभी क्राइटेरिया बच्चे द्वारा पूरे किए जा रहे हैं, तो अब इनमें इस बच्चे में हम क्लेफ्ट लिप रिपेयर कर सकते हैं, क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question. The absolute indication for cesarean section is। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन होने पर बच्चे की डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही करवाई जा सकती है? एक बार फिर से समझिएगा, इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन के होने पर वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है? इनके होने पर सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन द्वारा ही बच्चे की बर्थ करवाई जा सकती है। क्या ये कंडीशन प्रीवियसली एलएससीएस के केस में हो सकता है? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी पहला बच्चा अगर ऑपरेशन द्वारा हुआ है तो दूसरा भी ऑपरेशन से होगा, क्या ये जरूरी है? या फिर बच्चा डिस्ट्रेस में है, दिक्कत में है, तो सिजेरियन सेक्शन करवाना ही पड़ेगा? ऑप्शन सी, बच्चा यदि उल्टा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में है,
यानी मदर के पेल्विस पार्ट की तरफ बच्चे के बटक्स हैं और यूट्रस के फंडस पार्ट की तरफ बच्चे का हेड है, तो सिजेरियन सेक्शन करवाना होगा। या फिर टाइप 4 प्लेसेंटा प्रेविया कंडीशन होने पर सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही डिलीवरी करवाई जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिएगा, अगर पहला बच्चा या प्रीवियस डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो ये कभी आवश्यक नहीं कि अगली डिलीवरी भी ऑपरेशन से हो सकता है अगली डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। बच्चा किस प्रकार के डिस्ट्रेस में है ये चीज क्लियर नहीं बताई गई तो हम इसे आंसर नहीं मान सकते। हमेशा ब्रीज प्रेजेंटेशन में सिजेरियन सेक्शन जरूरी नहीं होता। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन डी बचता है और यही सही आंसर भी है कि अगर वुमेन टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन से सफरिंग है तो सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही बच्चे का जन्म करवाया जा सकता है। देखिएगा, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। A complete placenta previa, also known as type 4 placenta previa, is the most severe in terms of placenta previa spectrum. जितने भी प्रकार के प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन होती है उनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा मुश्किल या खतरनाक टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया को माना जाता है। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या है इसे भी समझ लेते हैं। इट इज ऑल्सो द लीस्ट लाइकली टू रिजॉल्व विथ एडवांसिंग ऑफ गेस्टेशन इफ डिटेक्टेड इन अर्ली प्रेगनेंसी। अगर अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मदर को टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि ये आगे जाकर अपने आप ठीक हो जाएगा। In this situation, the placenta entirely covers the internal cervical OS from one side to another. अब टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार की कंडीशन में मदर का जो सर्वाइकल ओएस है, इंटरनल सर्वाइकल ओएस है, उसे प्लेसेंटा के द्वारा पूरी तरह से ढक लिया जाता है। सिंपल करते हैं इस चीज को, जैसे कि मान लीजिए ये मदर का यूट्रस है और ये यहां पर बेबी है, ये यहां पर मान लीजिए बेबी है। और अब इस बच्चे में प्लेसेंटा अगर इस जगह जाकर इम्प्लांट हो जाए, यानी कि प्लेसेंटा उस जगह पर जाकर इम्प्लांट हो गया हो जहां से बच्चे को जन्म लेना है, ये वेजाइनल साइड है, यहां से बच्चे का बर्थ होना है वेजाइना से। और अगर इस वेजाइना वाले रास्ते पर ही आकर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाए, इस जगह पर आके ही चिपक जाए, तो क्या ये बच्चा यहां से वेजाइना के थ्रू डिलीवर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के पास कोई ऐसा औजार नहीं है कि वो इस प्लेसेंटा को रप्चर करते हुए बाहर आए। तो ये कंडीशन ही टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है और इसीलिए इसे हम इतना डेंजरस मानते हैं। टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो वेजाइना के इंटरनल ओएस को, यानी ओपनिंग को, अंदर वाली ओपनिंग को पूरी तरह से कवर करते हुए इम्प्लांट रहता है। और इस कंडीशन में बच्चे की वेजाइना के थ्रू डिलीवर होना, नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल मानी जाती है। और इस केस के अंदर हमें LSCS करना ही होगा, ऑपरेशन से डिलीवरी करवानी ही होगी। होपफुली अब ये चीज आप नहीं बोलेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया 4 टाइप का होता है। टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है वो बिल्कुल इंटरनल सर्वाइकल ओएस के ऊपर होता है, वो ओपनिंग को पूरी तरह से ढक लेता है जिससे बच्चे को डिलीवरी के समय गुजरना होता है। सो नोट डाउन कर लें इसे, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। लास्ट में लिखा है
A complete previa will require a cesarean section for delivery to avoid the risk of fetal and maternal hemorrhage. अगर आप टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी की कोशिश करेंगे तो वहां पर सीवियर हेमरेज हो सकता है और इसके कारण बच्चे और मदर की डेथ तक हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं जिनमें आप किसी भी सूरत में वेजाइनल डिलीवरी करवा ही नहीं सकते, आपको सिजेरियन सेक्शन करवाना होगा, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे का जन्म करवाना होगा। अगर पहली कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि जो प्लेसेंटा है इंटरनल ओएस को पूरी तरह से ढक लिया होता है। दूसरी चीज है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अगर वुमेन का पेल्विस जो है सकरा हो, उनकी बोन कुछ इस प्रकार से डिस्प्रोपोर्शनेट हो कि बच्चा वहां से बाहर निकल ही नहीं सके, तो वहां पर सिजेरियन सेक्शन करवाना होगा। इसके अलावा एडवांस कार्सिनोमा सर्विक्स, अगर किसी वुमेन को सर्वाइकल कैंसर है और एडवांस स्टेज में है यानी काफी आगे की स्टेज में वो है, तो वहां पर हम सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, क्योंकि अगर वेजाइनल डिलीवरी की कोशिश की गई तो ये मदर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर किसी वजह से वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कोई क्रिएट हो गया है तो बच्चे की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। इन चारों केसेस के अंदर आपको सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन के थ्रू बर्थ करवाना होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, एडवांस्ड कार्सिनोमा सर्विक्स एंड वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इस तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।